मेरा नाम मोहिनी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, एक छोटा सा बेबी है और अभी रिसेंट में मैंने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ज्वाइन किया है। और सन 2005 में मेरे साथ मेरे ऊपर एक एसिड अटैक हुआ था। एक्चुअली मेरे घर के पास एक लड़का रहता था जो काफ़ी टाइम मतलब जिसको मैं जानती थी, और उस समय पे मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरी घर की फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी। तो मुझे उस लड़के ने मतलब मेरे से डॉक्यूमेंट वगैरह लिए मेरे ओरिजिनल कि भी मेरी जान पहचान अच्छी है और मैं आपकी जॉब जो है वो लगवा दूंगा। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी दिन होते गए, जब डॉक्यूमेंट भी मुझे वापस नहीं मिले, जॉब भी वापस नहीं मिली। मैं जब भी पूछती उससे कि जॉब का क्या हुआ, तो किसी न किसी बहाने से कि आप एक काम करो, कुछ पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 100 रुपये, ऐसे कर करके मतलब पूरा 2-3 महीने हो गए। जब लगा कि मतलब ये पैसे ही ऐट रहा है और कुछ इसके अलावा नहीं कर रहा है, तो मैंने उससे फिर अपने डॉक्यूमेंट मांगने वापस स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने डॉक्यूमेंट मांगने शुरू किए तो उसने मतलब अलग ही प्रपोज़ल रखना शुरू कर दिया कि मैं अब इतने मतलब डॉक्यूमेंट आपके वापस नहीं दूंगा। और फिर वही ब्लैकमेलिंग शुरू करी उसने कि मतलब पेपर फाड़ दूंगा आपके और मुझसे शादी कर लो। और क्या करोगे डॉक्यूमेंट का, क्योंकि घर की फाइनेंशियली कंडीशन भी उस समय पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो मतलब उसकी नज़र में ये था कि इस समय मैं जो बोलूँगा इससे वो कर लेगी। धीरे धीरे मतलब मैं जहाँ जाती उसने फिर मैंने कांटेक्ट करना उसे ख़त्म कर दिया बिल्कुल। धीरे धीरे मैं जहाँ पे भी जाती वो हर जगह मतलब पीछा करना और शादी के लिए जो है फोर्स करना। फिर मैंने इस बारे में अपने घर में जब पेरेंट्स को बताया तो तब मैंने उसके अगेंस्ट जो है थाने में अपने घर के पास कंप्लेंट करी, जहाँ पर उसने मुझे लिखित में मेरे डॉक्यूमेंट वापस दिए, मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही 2 या 3 महीने बाद ही मैं जयपुर जा रही थी, तो तभी उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। उस समय मैं और मेरे फादर भी मेरे साथ में थे, तो हम दोनों के ऊपर भी मतलब एसिड डाल दिया था। मैं एक्चुअली अपने घर से जब निकली थी तो ऑटो में थी, मैं मेरे फादर थे और घर से मतलब 5 या 10 कदम की दूरी पे ही आगे निकली होंगी, तभी ऑटो के आगे वो लड़का एक जग भरा हुआ था जो लेके सामने एकदम से आ गया। जैसे वो सामने आया ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही उसने एकदम से जो भरा हुआ जग था वो मेरे चेहरे पे डाला और डालते के साथ ही वो तो वहाँ से फ़रार हो गया था। और मैंने तभी मतलब शोर मचाना शुरू किया कि पापा कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा डाल दिया है कि मतलब आँख नहीं खोल पा रही थी मैं। पापा ने तभी, क्योंकि पड़ोस में मतलब घर से कुछ ही कदम की दूरी थी, तो पापा ने शोर मचाया। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो लोगों ने खूब सारा कच्चा दूध, पानी जितना हो सकता था वो सब मेरे ऊपर डाला और जलन बहुत ज़्यादा थी। और एक एक करके मतलब इनफैक्ट मेरे कपड़े भी उस समय सारे फट गए थे और मैं ऐसे हाथ रख के बैठी हुई थी कि एक तरफ तो रो रही थी कि मुझे जलन हो रही है और एक तरफ मैं रो रही थी कि कोई मुझे एक ज़रा सा कपड़ा मेरे शरीर के ऊपर डाल दो। तो किसी ने अपनी शर्ट खोल के तभी डाली। एक लेडी थी वो भागी भागी आई, तो उनके हाथ में चादर थी, उन्होंने उस चादर में मुझे लपेटा और तभी मम्मी भी भागी भागी आई, क्योंकि पापा के ऊपर भी डाला था। तो कुछ लोग पापा को किसी और हॉस्पिटल में लेके गए। मेरी मम्मी और एक नेबर थी वो मुझे तभी LNJP हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ पर जब मैं गई थी, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था, तो कोई सीनियर डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। लेकिन फिर भी इमरजेंसी में उन्होंने भी वहाँ पे पानी में घंटों तक बिठा के रखा और जलन क्योंकि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी, तो फिर बेहोशी का इंजेक्शन दिया कि ताकि थोड़ा रिलीफ मिले। एटलीस्ट 1 महीने मैं वहाँ पे मतलब ICU के अंदर एडमिट रही थी। उसके बाद फिर तकरीबन 8 साल तक जो है मेरा वहाँ पे इलाज चला। जब मैं वहाँ पे एडमिट हुई थी तो उसके बाद, क्योंकि दिल्ली में आई थिंक शायद दूसरा या तीसरा ही केस था, तो स्टार्टिंग में तो डॉक्टर भी थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। और क्योंकि मेरी एक आँख के ऊपर भी एसिड गिरा था, तो मतलब भरोसा नहीं था कि आँख भी उस समय पे बचेगी। लेकिन मुझे मतलब मेरे लिए आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा लगा उस समय पे कि मेरा बहुत तेज़ी से और बहुत सही समय पे मतलब इलाज उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से किया, कि जिससे आज मुझे दिखाई भी देता है, मेरी आँख की रोशनी भी बच गई। और कंटिन्यूसली मतलब जितना वो कर सकते थे मेरा, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, मेरा नाक बिल्कुल ये हट चुका था, होठ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, नाक से चिपक चुका था। मतलब पूरा आज जैसा चेहरा है उससे बहुत ज़्यादा भयानक और बदतर चेहरा था।
तो टाइम टाइम पे उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और ट्रीटमेंट अच्छा किया। और लेकिन आज उसके बाद जब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब आपकी ग्राफ्टिंग के लिए स्किन नहीं बची है, तो अब हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर प्राइवेट के लिए रेफ़र किया कि मतलब अब मैं प्राइवेट में करवा सकती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब कहीं पे भी पॉसिबल है नहीं, जितना पॉसिबल था वो कर चुके। कंपनसेशन के लिए मैंने मतलब बहुत धक्के खाए हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस जो था वो कंपनसेशन को लेके ही था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने 2011 में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसिड सर्वाइवर लड़कियों के लिए मुआवजा रखा है मिनिमम 3 लाख रुपीस से लेके, क्योंकि जो सर्जरीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है। और मेरा जिस समय ट्रीटमेंट चल रहा था तो अप्रॉक्सीमेट मतलब 5-6 लाख के करीब खर्च हो चुके थे, मतलब कर्जा भी अच्छा खासा हो गया था। तो मुझे एक उम्मीद जगी थी कि अब सरकार ने अगर इस तरीके से मुआवजा रखा है तो मेरा इलाज और बेहतर हो सकेगा। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने जब एप्लीकेशन लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, सारी सिचुएशन देखी, मुझसे पूछा आपका केस जो है कब हुआ था, मेरा केस स्टडी किया। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम आगे प्रोसीजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका 2011 से पहले का केस है और जो पहले के केसेस हैं उनका कोई मुआवजा नहीं है। हम 2011 के बाद के जितने भी करंट केसेस होंगे उन्हीं को देखेंगे। तो बहुत निराशा हुई उस समय। उसके बाद भी फिर भी एक सोचा कि कोशिश करके देखते हैं। दोबारा से फिर एप्लीकेशन मैंने लगाई कि शायद इस बार कुछ हो जाए, क्योंकि उसके बाद 2013 में फिर मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अब मुआवजा जो है वो मिनिमम 5 से या 7 लाख से स्टार्ट हो चुका है, और जिसमें कहीं पे मेंशन नहीं था कि पुराने सर्वाइवर्स को नहीं दिया जा सकता। मैंने फिर से एप्लीकेशन लगाया कि शायद इस बार कुछ हो जाए, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने बोला कि नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, आप एक काम करो, फिर भी हम आपकी एप्लीकेशन आगे लगा रहे हैं, एडवोकेट से मिलवा देते हैं अगर कुछ भी हो सकता है। तो लगभग 3-4 महीने तक मैंने लगातार धक्के खाए। फाइनली ये हुआ कि उन्होंने फिर ये चीज़ बोल दिया कि ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि 2011 सॉरी ऐसा कहीं पे नहीं है कि हम आपको दे सकें, क्योंकि 2011 के बाद ये अप्लाई हुआ है। मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने जितने भी न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि उसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा था कि 2011 से पहले के केसेस एप्लीकेबल नहीं है। बोले कि नहीं ये रूल है, क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं ऐसा। वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट मतलब कुछ टाइम मैं बैठ गई थी थक हार के कि कहीं से कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क है वहाँ के थ्रू मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए कि शायद यहाँ से कुछ हो जाए। तो वहाँ लगाया तो वहाँ पे भी एक बार फिर रिजेक्ट हो गया कि हम कंपनसेशन जो है नहीं पास कर सकते, आपका 2011 से पहले का केस है। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से हाई कोर्ट में अपील किया कि कहीं से कुछ हो जाए, और कई महीनों से क्योंकि हाई कोर्ट में भी चल रहा था, तो अब जाके थोड़ा सा उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि अभी तक क्योंकि एक बार भी मुआवजा नहीं मिला है, स्थिति ऐसी है और बहुत अभी भी सर्जरीज़ की क्योंकि ज़रूरत है, तो इस बारे में कोर्ट जो है वो सोचे विचार करे। पर अभी फ़िलहाल लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कंपनसेशन को लेकर। सर्वाइवर्स को जो चीज़ फेस करनी पड़ती है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो आराम से। जैसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने फेस किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मना कर दिया था कि अब हम इससे आगे नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट आपको करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हर कोई आराम से आप करवा सकता है सर्वाइवर ट्रीटमेंट। लेकिन वहाँ पे भी अगर जाओ तो वो लोग भी उस नज़र से देखते हैं कि अगर आप फ़ीस दे के करवाते हो तो आपको बहुत अच्छे से डील किया जाता है, अदरवाइज़ आपको चक्कर पे चक्कर, धक्के पे धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू वो सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं पे भी एक तो गाइडलाइन नहीं है कि आप कैसे करवा सकते हो, किसके ज़रिए करवा सकते हो और किस तरीके से आपका काम हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि शायद पब्लिकली भी लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाहर जाते हैं तो लोग एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि यार अगर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो शायद कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर कोई गलती रही होगी, कोई कमी रही होगी। बहुत लड़कियां मतलब मैंने बहुत सर्वाइवर ऐसे देखे हैं जो फेस को ढक के चलते हैं, कवर करके चलते हैं कि यार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे।
कैसा बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से सबको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि आपका चेहरे से आपकी पहचान नहीं छिनती है, मन से होता है। तो आप जैसे भी हैं, जैसे भी कैसी भी चेहरा है, चेहरे पे मत जाओ, वो जैसा भी हो उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करो।